दोस्तों साल था 2019 जब साइंटिस्ट ने पहली बार इस यूनिवर्स की सबसे भयानक चीज को देखा। ब्लैक होल, एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक बार कोई चीज ब्लैक होल में चली जाए तो वो कहां जाती है हम नहीं जानते। ब्लैक होल्स स्टार्स को खा जाते हैं और ये इतने खतरनाक हैं कि ये उनकी लाइट को भी निगल जाते हैं। तो 2019 से पहले तक ब्लैक होल्स हमारे लिए सिर्फ थ्योरी थे, लेकिन जब एक टेलीस्कोप ने फोटो क्लिक किया तो हमारी सारी थ्योरी सच साबित होने लगी। हम जान गए कि ब्लैक होल्स पर जितनी भी थ्योरीज थी वो सच हैं, और ब्लैक होल्स के अलावा यूनिवर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम अब तक नहीं देख पाए। तो ऐसी ही एक चीज़ है वर्म होल। वर्म होल्स के बारे में हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन हम अभी तक इन्हें नहीं देख पाए। तो वर्म होल्स एक्चुअल में क्या हैं और ये यूनिवर्स में क्या काम करते हैं, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। दोस्तों वर्म होल्स के बारे में हमें वैसे तो बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन वर्म होल असल में क्या है पहले ये समझ लो। दोस्तों वर्म होल एक ऐसा रास्ता है जो स्पेस में एक शॉर्टकट की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो बड़ी गलियों के बीच एक छोटी गली। अब यह है गली ए और यह है गली बी। मान लो कि आपको ए गली से बी गली में जाना है तो आपको ये सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बट अगर हम इन दोनों के बीच एक शॉर्टकट डाल दें तो हमें इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्म होल भी कुछ ऐसे ही काम करेगा। ये स्पेस में एक शॉर्टकट होगा जिससे हम काफ़ी दूर दराज की गैलेक्सीज में ट्रैवल कर सकेंगे, वो भी काफ़ी कम टाइम में। वैसे तो दूसरी गैलेक्सीज हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर वर्म होल हुआ तो हम कुछ ही घंटों या कुछ ही मिनटों में दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। यानी वर्म होल का कॉन्सेप्ट काफ़ी अमेजिंग है। और इंटरस्टेलर मूवी में भी हमें एक वर्म होल देखने को मिला था जिसके थ्रू नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने दूसरी गैलेक्सी में एंटर किया था। तो क्या वर्म होल वाकई में होते हैं, या फिर ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई दिन तक रिसर्च की, और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ईजी वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि वर्म होल्स की क्या कहानी है। तो चलो वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वर्म होल्स का आइडिया आखिर आया कहाँ से था। दोस्तों वर्म होल्स का डायरेक्ट आइडिया वैसे तो किसी को भी नहीं आया, लेकिन ये कहानी शुरू होती है उस वक़्त से जब न्यूटन के सर पर एक सेब गिरा था। जी हाँ, वही आदमी जिसने पूरी दुनिया को ग्रेविटी के बारे में बताया था। न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे सूरज अर्थ को खींचता है, अर्थ हम सबको खींचती है, और इस यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी होगी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी। यानी न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स है, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। न्यूटन ने अपनी बुक में खुद लिखा था कि मैं नहीं समझ पा रहा कि ग्रेविटी चीज़ों को कैसे खींचती है। सूरज और अर्थ के बीच कोई रोप नहीं है, कोई वायर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। यानी न्यूटन के लिए ये सवाल एक मिस्ट्री था, और इस सवाल का जवाब 200 साल तक कोई नहीं दे पाया। तो क्या 200 साल बाद हमें इस सवाल का जवाब मिला? हाँ, लगभग 200 साल बाद एक साइंटिस्ट आया जो इतना जीनियस था कि उसने न्यूटन का 200 साल पुराना सवाल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसने हमें जवाब दिया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, और वो साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी जो थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इस थ्योरी का नाम याद रखना। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों मिलकर एक ही चीज़ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। स्पेस टाइम को आइंस्टाइन ने एक फैब्रिक की तरह दिखाया, और इसी फैब्रिक पर हमारा पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। सभी स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और हर वो चीज़ जो हम इस यूनिवर्स में देख रहे हैं वो सब इसी फैब्रिक पर है। तो आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जो ऑब्जेक्ट जितनी भारी होगी वो स्पेस टाइम में उतना ही ज़्यादा कर्व पैदा करेगी। अब जैसे अगर हम सन को स्पेस टाइम में रख देंगे तो सन स्पेस टाइम को बेंड कर देगा, और कोई भी प्लैनेट सन के पास आएगा तो वो उसके अराउंड घूमने लगेगा। यानी न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स है, बट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का बैंड है जो मास पर डिपेंड करता है। यानी जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा बैंड, और जितना ज़्यादा बैंड उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी। दोस्तों अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। आइंस्टाइन ने जब ग्रेविटी की थ्योरी दी
तब पूरी दुनिया ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। तो कुछ ही टाइम बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड था, आइंस्टाइन की इस थ्योरी को समझ रहा था और इसकी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा था। तो सॉल्व करते करते उसने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकाला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। श्वार्ज़चाइल्ड ने बताया कि अगर ऐसा है कि जितनी भारी ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा बैंड, तो ज़रूर इस यूनिवर्स में कोई चीज़ इतनी मैसिव होगी कि वो स्पेस टाइम में एक इनफिनाइट बैंड डाल देगी और वहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो लाइट को भी खा जाएगी। अब इतनी मैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है? आई नो आप समझ गए होंगे कि ये ब्लैक होल की बात हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ से कुछ वापस नहीं आता। वो स्पेस टाइम में एक इनफाइनाइट कर्व डाल देता है जहाँ अगर लाइट भी चली जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाती। यानी श्वार्ज़चाइल्ड ने जाने अनजाने में ब्लैक होल प्रेडिक्ट कर लिया था, बट आइंस्टाइन को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। आइंस्टाइन ने बोल दिया कि यह बस पेपर वर्क है और उसे अपनी ही थ्योरी के सॉल्यूशंस गलत लगने लगे। आइंस्टाइन को शायद ये लगा हो कि यूनिवर्स इतना भयानक नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जहाँ इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ यूनिवर्स के राज शुरू होते हैं। ब्लैक होल को उस टाइम तो मजाक समझा गया, लेकिन 2019 में हमने ब्लैक होल देख लिया और आज साइंटिस्ट ये तक देख चुके हैं कि ब्लैक होल स्टार्स को कैसे खाता है। (1916) वो साल जब वर्म होल्स को पहली बार प्रिडिक्ट किया गया। एक फिजिसिस्ट जिसका नाम लुडविग फ्लेम था, कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड की इक्वेशन को बड़ा डीपली स्टडी कर रहा था और उसने देखा कि कार्ल की इक्वेशन के एक नहीं बल्कि दो सॉल्यूशंस निकल रहे थे। एक सॉल्यूशन था ब्लैक होल जो स्पेस टाइम में एक फनल जैसा कर्व बना रहा था, और दूसरा सॉल्यूशन था एक ऐसी जगह जो दो स्पेस टाइम्स को कनेक्ट कर रहा था, यानी दो फनल्स और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। पहले सॉल्यूशन में हर चीज़ अंदर खींची जा रही थी, बट दूसरे सॉल्यूशन में चीज़ें एक पॉइंट से एंटर होकर दूसरे पॉइंट से निकल रही थी, और ये था वर्म होल का पहला आइडिया। दोस्तों, 1916 में लुडविग फ्लेम ने वर्म होल्स को प्रिडिक्ट किया था, लेकिन इस पर आइंस्टाइन ने इतना गौर नहीं किया, सिर्फ तब तक जब तक वो अमेरिका नहीं आए। आइंस्टाइन वैसे तो जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रेसिडेंट बन गया और पावर मिलते ही उसने वो सब करना शुरू कर दिया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हिटलर ने बड़े बुरे तरीके से यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, और आइंस्टाइन भी एक यहूदी थे, तो वो अपनी जान बचाकर जर्मनी से भाग गए। आइंस्टाइन जर्मनी से भागकर अमेरिका आ गए और बाकी की ज़िंदगी उन्होंने अमेरिका में ही गुजारी। तो 1933 में वो अमेरिका आए थे और 1935 में उन्होंने अपने एक स्टूडेंट नेथन रोजन के साथ मिलकर उन इक्वेशंस पर गौर किया जो फ्लेम ने 19 साल पहले निकाली थी। यानी उन्होंने वो सॉल्यूशन देखा जहां दो स्पेस टाइम आपस में कनेक्ट हो रहे थे, और उन्होंने इसको नाम दिया आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक ब्रिज था जो दो स्पेस टाइम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा था, और ये वर्म होल का पहला नाम था। खैर, उन्होंने वर्म होल प्रिडिक्ट तो कर लिया था, बस अब बारी थी ये कैलकुलेट करने की कि क्या कोई चीज़ इस ब्रिज से गुजर भी सकती है या नहीं। तो इसका जवाब आया नहीं। आइंस्टाइन की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज़ इस ब्रिज से गुजरने की कोशिश कर रही थी तो ये इतना तेज़ी से कोलैप्स हो रहा था जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल था। उन्होंने देखा कि जब कोई चीज़ इस ब्रिज से गुजरती तो ये लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से बंद हो जाता, इवन कि एक सिंगल फोटोन यानी लाइट का एक पार्टिकल भी इस ब्रिज से नहीं गुजर पा रहा था। यानी वर्म होल वाकई में था, लेकिन ये एक ऐसा दरवाज़ा था जो खुलते ही बंद हो रहा था। तो आइंस्टाइन ने अपने इस आइडिया को इग्नोर कर दिया और ये कह दिया कि ये बस मैथ्स है और कुछ नहीं। तो ये आइडिया 50 साल तक इग्नोर रहा, और ठीक 50 साल बाद वर्म होल्स पर फिर से स्टडी होने लगी, और इस बार हमने जो देखा वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग था। हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर वर्म होल्स को किसी तरीके से खुला रख दिया जाए तो इससे चीज़ें गुजर सकती हैं। तो वर्म होल खुला कैसे रहेगा, इसका जवाब मैं दूंगा पार्ट 2 में। तो अगर पार्ट 2 आ चुका है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट अगर वो अभी तक नहीं आया तो स्क्रीन पर आपको कुछ रैंडम वीडियोस दिख रही होंगी, जिनमें से आपको जो अच्छी लगे उस पर क्लिक कर लो, और जाते जाते मुझे सब्सक्राइब भी करते जाओ, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।